क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको अचानक ये कह दिया जाए तुम्हें कुछ नहीं पता, तो आप कैसा महसूस करोगे? गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, या फिर आप जिज्ञासु हो जाओगे ये जानने के लिए कि वाकई ऐसा क्यों कहा गया? यही था यूनान के सबसे महान दार्शनिक सुकरात का तरीका। वो कहते थे, मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। सोचिए, वो इंसान जिसे आज पाश्चात्य दर्शन का पिता कहा जाता है, जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी, वो खुद को अज्ञानी कहता था। लेकिन ये साधारण बात नहीं थी। सुकरात ने लोगों की सोच को झकझोर दिया। उन्होंने राजा से लेकर साधारण नागरिक तक सभी से सवाल पूछे। उन्होंने तर्क, विचार और आत्ममंथन से समाज को आईना दिखाया। लोग मानते थे कि वो असुविधाजनक सवाल पूछकर सत्य तक पहुंचते हैं, लेकिन उनके यही सवाल, उनकी यही खोज उनके लिए घातक साबित हुई, क्योंकि सच्चाई हमेशा मीठी नहीं होती। सुकरात ने जो प्रश्न उठाए, उन्होंने सत्ता, परंपरा और अंधविश्वास की जड़ें हिला दी, और अंत में एथेंस की अदालत ने उन्हें जहर पीकर मरने की सजा सुनाई। अब सोचिए, कोई आदमी जिसके पास दुनिया की सबसे गहरी बुद्धि थी, जिसे लाखों लोग आदर्श मानते थे, वो मौत से डरने के बजाय अपने आखिरी पल तक सवाल पूछता रहा। उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि शांति थी। क्यों? क्योंकि उसके लिए जीवन का असली मकसद था सत्य की खोज और आत्मा की शुद्धि। दोस्तों, आज जिस तेज रफ्तार दुनिया में हम जी रहे हैं, जहां सबको बस जल्दी जल्दी जवाब चाहिए, वहां सुकरात हमें याद दिलाते हैं कि असली ज्ञान जवाब देने में नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने में है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि ज्ञान का मतलब है खुद को जानना, जीवन का उद्देश्य है सत्य की तलाश, और असली बहादुरी है अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे सुकरात के उस अद्भुत यात्रा पर, जहां एक साधारण एथेनियन नागरिक ने सोच और दर्शन की दुनिया में क्रांति ला दी। आप जानेंगे कि उन्होंने सोक्रेटिक मेथड, यानी सवाल पूछने की कला से कैसे लोगों के दिमाग के ताले खोले। आप देखेंगे कि कैसे उनकी शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका थी। और सबसे बड़ी बात, आप सीखेंगे कि सुकरात के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2500 साल पहले थे। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग के दरवाजे खोलने और उन सवालों से मिलने के लिए जो आपकी सोच बदल सकते हैं? क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक दार्शनिक की नहीं, बल्कि एक ऐसी ज्वाला की है जिसने पूरी मानव सभ्यता को रोशनी दी। अध्याय 1, रहस्यमयी इंसान सोक्रेटिस। कल्पना कीजिए, आप प्राचीन एथेंस की एक चहल पहल भरी गली में खड़े हैं। सामने सफेद चमकते मार्बल के विशाल स्तंभ, चारों तरफ व्यापारियों की ऊंची आवाजें, रेशमी वस्त्रों में लोग इधर उधर भागते दौड़ते, और राजनेता अपने फायरी भाषणों से भीड़ को लुभाने में लगे हैं। सब कुछ इतना भव्य, इतना आकर्षक है। लेकिन तभी इस भीड़ में आपकी नजर एक अजीब से इंसान पर जाती है। उसके पैरों में कोई जूते नहीं, कपड़े साधारण और पुराने, चेहरा बिल्कुल साधारण, नाक चपटी, आंखें बड़ी बड़ी। न वो किसी राजा जैसा दिखता है, न किसी अमीर व्यापारी जैसा। वो अलग है, और जो काम वो कर रहा है वो और भी अजीब है। वो भीड़ के बीच में जाकर एक कॉबलर से पूछता है, न्याय क्या है? एक सोल्जर से पूछता है, सच्ची हिम्मत किसे कहते हैं? और एक पॉलिटिशियन से पूछता है, एक अच्छा नागरिक होने का असली मतलब क्या है? लोग पहले तो हंसते हैं, फिर जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो उनसे सवाल पर सवाल करता है, उनके सारे तर्क ध्वस्त हो जाते हैं। उनकी बातें खोखली लगने लगती हैं, और तभी लोग समझते हैं कि ये आदमी साधारण नहीं है, ये है सोक्रेटिस। सोक्रेटिस का तरीका चौंकाने वाला था। वो किसी का ज्ञान बढ़ाने का दावा नहीं करते थे, बल्कि उनका मिशन था लोगों के ईगो ऑफ नॉलेज को तोड़ना, उन्हें यह एहसास दिलाना कि जिसे वो ज्ञान समझते हैं वो सिर्फ उनकी राय है, उनकी मान्यता है, सच नहीं। सोचिए, ये कितना अद्भुत है। एक ऐसा इंसान जिसने खुद कभी कुछ नहीं लिखा, न कोई किताब, न कोई लेख, न एक भी वाक्य, और फिर भी पूरी दुनिया आज भी उसकी शिक्षा से सीख रही है। लेकिन सवाल उठता है, जब सोक्रेटिस ने कुछ लिखा ही नहीं, तो हमें उनके बारे में सब कुछ कैसे पता चला? इसका जवाब छिपाए उनके शिष्यों में, खास तौर पर प्लेटो और जेनोफोन में। प्लेटो, जो आगे चलकर खुद इतिहास के सबसे महान दार्शनिकों में गिने गए, उन्होंने अपने गुरु सुकरात को अपनी किताबों के डायलॉग्स में अमर कर दिया। उनकी रचनाएं ही वो खिड़की हैं जिनसे हम सोक्रेटिस की दुनिया को झांक पाते हैं।
लेकिन यहाँ सामने आती है एक रहस्यमयी पहेली जिसे विद्वान कहते हैं द सोक्रेटिक प्रॉब्लम। यानी प्लेटो की लिखी बातों में कितना हिस्सा असली सुकरात का है और कितना खुद प्लेटो का। क्या प्लेटो ने अपने गुरु के शब्दों को जस का तस लिखा या उन्होंने अपने विचार उनके मुंह में डाल दिए? आज तक इसका कोई पक्का जवाब नहीं है। ये ऐसा है जैसे आप किसी इंसान की जीवनी पढ़ रहे हों जिसे उसके सबसे बड़े प्रशंसक ने लिखा हो। फिर भी एक बात तो बिल्कुल साफ है, सोक्रेटिस कोई साधारण इंसान नहीं थे। एथेंस के समाज में उनका रोल था एक गैडफ्लाई का, यानी वो परेशान करने वाली मक्खी जो घोड़े को सोने नहीं देती। उसी तरह सोक्रेटिस अपने सवालों से समाज को जगाए रखते थे। वो लोगों के आरामदायक भ्रम को तोड़ते थे, उन्हें झकझोरते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध कथन था, मैं इसलिए बुद्धिमान हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। जरा सोचिए, इतनी भीड़ में खड़े होकर यह कहना कि आई नो नथिंग, इसके लिए गजब का आत्मविश्वास और ईमानदारी चाहिए। आज के जमाने में जहां हर कोई खुद को सबसे ज्यादा स्मार्ट साबित करना चाहता है, वहां सोक्रेटिस की यह विनम्रता हमें एक गहरी सीख देती है। वो कहते थे, मैं एक मिडवाइफ की तरह हूं। जैसे दाई बच्चा पैदा नहीं करती बल्कि जन्म देने में मदद करती है, वैसे ही मैं सच को जन्म नहीं देता, मैं तो बस तुम्हारे भीतर छुपे विचारों को बाहर निकालने में मदद करता हूं। लेकिन यही आदत, यही सवाल पूछने की कला शक्तिशाली लोगों को चुभने लगी। जब कोई आपके पुराने विश्वासों और ताकत की नींव पर सवाल उठाता है तो गुस्सा आना लाजमी है। सोक्रेटिस का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था, उनका मकसद था ट्रूथ सीकिंग, सच की सामूहिक खोज। और इस खोज ने एथेंस के नौजवानों को अपना दीवाना बना दिया। वो सोक्रेटिस के पीछे पीछे घूमते, बस ये देखने कि कैसे उनका गुरु बड़े बड़े नेताओं और ज्ञानियों की बोलती बंद कर देता है। ये नौजवानों के लिए मजा और सीख दोनों था, लेकिन सत्ता के लिए यह एक खतरनाक खेल बन चुका था। एक आम सा दिखने वाला बेयरफुटेड इंसान, न कोई दौलत न कोई पद, सिर्फ अपने दिमाग और सवालों की ताकत पर पूरे एथेंस की नींव हिला रहा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या था इस इंसान में कि उसके दोस्त भी उसे भूल नहीं पाए और उसके दुश्मन भी चैन से नहीं बैठ पाए? क्यों उसके अपने ही शहर ने, जिस शहर से वो प्यार करता था, उसे डेथ सेंटेंस सुना दी? ये सब समझने के लिए हमें डूबना होगा उस दौर के एथेंस की गलियों में, उस समाज में जहां लोकतंत्र और दर्शन की जड़ें जम रही थीं, और देखना होगा कि कैसे एक साधारण सा दार्शनिक हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट थिंकर बन गया, लेकिन अंत में अपराधी घोषित कर दिया गया। तो चलिए अब इस रहस्य की परतें खोलते हैं अगले अध्याय में। अध्याय 2, एथेंस, वो शहर जिसने सुकरात को जन्म दिया और फिर उसी ने उसे जहर का प्याला थमा दिया। हर महान इंसान के पीछे सिर्फ उसकी सोच ही नहीं बल्कि उसका समय और समाज भी खड़ा होता है। अगर हमें सुकरात को समझना है तो पहले हमें उस एथेंस को समझना होगा जहां उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई। और यकीन मानिए, ये कोई साधारण दौर नहीं था, ये था गोल्डन एज ऑफ एथेंस, यानी एथेंस का स्वर्ण युग। यहाँ कला, संस्कृति, वास्तुकला और राजनीति सब कुछ अपने शिखर पर था। पेरिक्लिस जैसे नेताओं की अगुवाई में एथेंस चमक रहा था। पार्थेनॉन जैसी अद्भुत इमारतें बनाई जा रही थीं। महान नाटककार सोफोक्लीज अपने क्लासिक नाटक लिख रहे थे। और सबसे बढ़कर यहीं पर जन्म हो रहा था लोकतंत्र, यानी डेमोक्रेसी का। पहली बार आम नागरिकों को यह अधिकार मिल रहा था कि वो भी राजकाज में हिस्सा ले सकते हैं। सोचिए कैसा होगा वो माहौल, जहां बहस को, तर्क को और नए विचारों को सम्मान मिलता था। यही आज़ादी और खुलेपन का माहौल था जिसने सुकरात जैसे विचारक को जन्म दिया। अगर एथेंस बंद मानसिकता वाला समाज होता तो शायद हमें कभी सुकरात नाम सुनने को भी ना मिलता। लेकिन कहानी यहां तक ही अच्छी नहीं रहती, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। सुकरात के जीवन काल में एथेंस ने एक भयानक युद्ध भी देखा, पेलोपोनेशियन वॉर। ये युद्ध एथेंस और स्पार्टा के बीच दशकों तक चला और इसने एथेंस की कमर तोड़ दी। शहर की दौलत खत्म हो गई, हजारों लोग मारे गए और सबसे दुखद बात, लोकतंत्र को हटाकर कुछ समय के लिए तानाशाही लागू कर दी गई, जिसे 30 टायरेंट्स का शासन कहा जाता है। हालांकि लोकतंत्र बाद में लौट आया, पर एथेंस के लोगों का आत्मविश्वास बुरी तरह से टूट चुका था। शहर जो कभी सवालों और विचारों के लिए खुला था, अब डर और असुरक्षा से भर चुका था। ऐसे माहौल में लोग नए और चुनौती भरे विचारों से डरने लगते हैं। और सुकरात, वो तो यही कर रहे थे,
सवाल पूछ रहे थे, मान्यताओं को चुनौती दे रहे थे। यहीं पर एक और दिलचस्प मोड़ आता है। उस समय एथेंस में एक और वर्ग बहुत पॉपुलर हो चुका था, जिन्हें कहा जाता था सोफिस्ट्स। ये लोग पेशेवर शिक्षक थे जो पैसा लेकर लोगों को रेटरिक यानी भाषण कला सिखाते थे। उनके लिए सच वही था जिसे आप तर्क के जरिए साबित कर दें। उनकी नजर में कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं था, बस बहस जीतना मायने रखता था, चाहे आप सही हो या गलत। अब जरा सोचिए, एक तरफ ये सोफिस्ट्स थे जो ज्ञान को बेचते थे, और दूसरी तरफ थे सुकरात जो कहते थे आई नो नथिंग, और कभी किसी से पैसा नहीं लेते थे। उनके लिए ज्ञान कोई प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और बेहतर बनाने का एक साधन था। यही टकराव असली खेल शुरू करता है। सुकरात अक्सर इन सोफिस्ट्स को सार्वजनिक रूप से चुनौती देते। वो उनसे पूछते कि नॉलेज क्या है, जस्टिस क्या है, और अपने सवालों के जरिए साबित कर देते कि जो खुद को ज्ञानी कहते हैं वो असल में कितने खोखले हैं। आप समझ सकते हैं इससे सोफिस्ट्स की प्रतिष्ठा को कितना बड़ा झटका लगता होगा। उनकी दुकानदारी खतरे में आ गई थी, और इंसान अपनी रोजी रोटी से ज्यादा किसी चीज से चिढ़ता है क्या? यही वजह थी कि सोफिस्ट्स सुकरात को दुश्मन मानने लगे थे। उन्होंने उनके फेक नॉलेज के गुब्बारे में अपने सवालों की सुई चुभो दी थी। वो लोगों से पैसे नहीं लेते थे, लेकिन उनसे छीन लेते थे उनका सबसे कीमती भ्रम, मैं सब जानता हूं। और यही था असली खतरा। अब एथेंस का समाज, जो कभी खुला और आजाद था, युद्ध और हार के बाद शक्की और संकीर्ण हो चुका था। लोगों को सुकरात की बातें अब बगावत जैसी लगने लगी थीं। उन्हें डर था कि सुकरात युवाओं को भटका रहे हैं, परंपराओं को तोड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही थी कि सवाल करना ही तो लोकतंत्र की असली आत्मा था, और सुकरात सिर्फ उसी आत्मा को जिंदा रख रहे थे। पर सवाल यह है कि सुकरात ये करते कैसे थे? वो कौन सा तरीका था जिससे वो बड़े बड़े नेताओं, सेनापतियों और ज्ञानियों को कुछ ही सवालों में चुप करा देते थे? आखिर उनके सवालों में ऐसा कौन सा जादू था? दोस्तों, यही जादू पूरी दुनिया आज सोक्रेटिक मेथड के नाम से जानती है। और ये तरीका क्या है, कैसे काम करता है, यही जानेंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय 3, सुकराती विधि, प्रश्नों के जाल से सत्य की खोज। अब सोचिए, अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान खड़ा हो जिसके पास ना तलवार हो, ना भाला, ना कोई हथियार, फिर भी वो आपके पूरे विश्वास, आपके तर्क, आपकी सोच की नींव हिला दे, तो आपको कैसा लगेगा? यही था सुकरात का असली वेपन, उनका सोचने और सवाल पूछने का तरीका। यही तरीका आज सुकराटिक मेथड या सुकराती पद्धति के नाम से जाना जाता है। यह कोई साधारण सवाल जवाब का खेल नहीं था। ये एक ऐसा बौद्धिक हथियार था जो किसी भी व्यक्ति को उसके अपने विचारों के भीतर गहराई तक खींच ले जाता था। इतना पावरफुल कि आज भी दुनिया के टॉप लॉ स्कूल्स, मेडिकल स्कूल्स और बिजनेस स्कूल्स में इसका इस्तेमाल होता है, ताकि छात्रों की क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग शार्पन हो सके। सुकरात कहते थे, मैं किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, मैं बस इतना कर सकता हूं कि उसे सोचने पर मजबूर कर दूं। मतलब उनका काम ज्ञान भरना नहीं था, बल्कि भीतर पहले से मौजूद ज्ञान को बाहर निकालना था। सवालों का जाल कैसे काम करता है? मान लीजिए सुकरात किसी सेनापति से मिले। सेनापति पूरे आत्मविश्वास से कहे, मैं जानता हूं हिम्मत क्या होती है। सुकरात मुस्कुराएं और कहें, वाह, ये तो अद्भुत है, मुझे भी सिखाइए, हिम्मत का असली मतलब क्या है? सेनापति तुरंत बोले, हिम्मत मतलब युद्ध में अपनी जगह पर डटे रहना, पीछे ना हटना। सुनने में बढ़िया परिभाषा लगती है, लेकिन सुकरात अब असली चाल चलते। तो क्या वो सेना जो रणनीति के तहत पीछे हटती है ताकि दुश्मन को फंसा सके, क्या वो कायर है? सेनापति अटक जाए, सोचे और जवाब दे, नहीं, वो तो समझदारी और बहादुरी का काम है। तो सुकरात तुरंत कहें, तो फिर हिम्मत सिर्फ डटे रहना नहीं है, कभी कभी पीछे हटना भी हिम्मत हो सकता है। तो फिर हिम्मत आखिर है क्या? बस यही था उनका तरीका। सामने वाला बार बार डेफिनेशन देता और सुकरात उसमें से कॉन्ट्रडिक्शन निकालकर नया सवाल पूछते। धीरे धीरे सामने वाला खुद मान लेता कि उसकी परिभाषा अधूरी है और असली सच की खोज बाकी है। एलेनकस क्या है? सवालों से अज्ञान का पर्दाफाश। इस पूरी प्रक्रिया को एलेनकस कहते हैं, यानी जांच पड़ताल या खंडन। सुकरात का मकसद किसी को बेइज्जत करना नहीं था,
उनका असली उद्देश्य था उसे उसके इग्नोरेंस का बोध कराना, क्योंकि सुकरात मानते थे ज्ञान की यात्रा का पहला कदम है यह स्वीकार करना, आई डोंट नो। सोचिए, जब तक हमें लगता है कि हमें सब पता है, हमारा दिमाग नई सच्चाइयों के दरवाजे बंद रखता है। लेकिन जैसे ही हम मानते हैं कि शायद मुझे नहीं पता, तभी लर्निंग शुरू होती है। सोक्राटिक मेथड के 2 चरण। डिस्ट्रक्टिव फेज। यहां सुकरात सामने वाले के झूठे विश्वासों और अधूरी डेफिनेशंस को सवालों से तोड़ते हैं। यह चुभ सकता है क्योंकि ईगो को चोट लगती है। कंस्ट्रक्टिव फेज। जब व्यक्ति मान लेता है कि उसे सच में नहीं पता, तब सुकरात उसके साथ मिलकर ट्रुथ की खोज शुरू करते हैं। अब वो बहस करने वाले दुश्मन नहीं, बल्कि को ट्रैवलर्स बन जाते हैं। यहीं से बातचीत किसी व्यक्तिगत राय से उठकर एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तलाश बन जाती है। जैसे हिम्मत सिर्फ युद्ध में डटे रहना नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी जरूरी है। सच बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए, गलत का विरोध करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। आप भी इसे अपना सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप इस मेथड को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें तो मान लीजिए आपके मन में एक स्ट्रांग राय है, मनी इज एवरीथिंग। अब खुद से पूछिए, क्या सच में पैसा ही सब कुछ है? क्या प्यार, सेहत और इनर पीस की कोई कीमत नहीं? क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास करोड़ों हो लेकिन वो दुखी हो? और क्या कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कम पैसा हो लेकिन वो बेहद खुश और संतुष्ट हो? जैसे ही आप ये सवाल पूछेंगे, आपकी सोच धीरे धीरे बदलने लगेगी। आप पाएंगे कि आपकी पहले की राय अधूरी थी। यही है सोक्रेटिक मेथड का जादू। ये आपको आपकी इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड दोनों की गहराइयों तक ले जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, लेकिन सुकरात यही नहीं रुके। उन्होंने इस मेथड का इस्तेमाल एक अल्टीमेट सवाल का जवाब खोजने के लिए किया, व्हाट इज अ गुड लाइफ? यानी एक अच्छी जिंदगी जीने का मतलब क्या है? और इसी खोज के दौरान उन्होंने वो अमर वाक्य कहा जिसने हजारों सालों से इंसानियत को झकझोरा है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। सोचिए, बिना खुद की सोच को परखे, बिना सवाल पूछे जीने का क्या मतलब? क्या वो जिंदगी वाकई जीने लायक है? और यही गहरा राज खोलने के लिए हमें अगले अध्याय की यात्रा पर चलना होगा। अध्याय 4, अनछुई जिंदगी। क्या आप वाकई अपनी जिंदगी जी रहे हैं? The unexamined life is not worth living for a human being। ये सिर्फ एक साधारण सा वाक्य नहीं, बल्कि सुकरात के दर्शन का दिल है। जरा सोचिए, ये वो शब्द हैं जो उन्होंने उस वक्त कहे थे जब उनकी जान दांव पर लगी हुई थी। उन्हें कहा गया, अगर तुम चुप रहो, सवाल मत पूछो, तो तुम्हें मौत नहीं दी जाएगी। लेकिन सुकरात ने मौत चुनना बेहतर समझा, बजाय उस जिंदगी के जिसमें सवाल पूछने की आजादी न हो। तो सवाल उठता है, आखिर ये एग्जामिन्ड लाइफ होती क्या है और क्यों बिना जांची परखी जिंदगी इंसान के लिए जीने लायक नहीं है? अनएग्जामिन्ड लाइफ, ऑटो पायलट पर जीना। सोचिए, आपकी जिंदगी एक ऑटो पायलट मोड पर चल रही है। रोज सुबह उठना, काम पर जाना, खाना, सोना और अगले दिन फिर वही रिपीट। लेकिन बीच में कभी ये सवाल ही न करना कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मैं अपनी वैल्यूज के हिसाब से जी रहा हूं? अगर ये सवाल कभी आपके दिमाग में नहीं आते, तो आप शायद वही कर रहे हैं जो समाज, परिवार या दोस्तों ने आपको सिखाया है। वही नौकरी, वही परंपराएं, वही दौड़, पैसा, शोहरत, ताकत। ये जिंदगी जीने जैसी तो लगती है, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ एग्जिस्टेंस है। जैसे कोई मशीन काम कर रही हो, चालू हुई, अपना टास्क पूरा किया और फिर बंद हो गई। सुकरात कहते थे, यही फर्क है इंसान और जानवर में। जानवर बस जीते हैं, लेकिन इंसान के पास तर्क है, आत्मचेतना है। हम खुद से सवाल पूछ सकते हैं, खुद को परख सकते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे, तो हम इंसान होने की अपनी सबसे बड़ी खूबी को बर्बाद कर रहे हैं। एग्जामिन्ड लाइफ, आत्मा की देखभाल। अब सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी को सचमुच परखना शुरू करें तो क्या होगा? सुकरात कहते थे, असली इंसानी काम है अपनी आत्मा की देखभाल करना। शरीर और दौलत से भी जरूरी है सोल का हेल्थ चेकअप। लेकिन यह चेकअप होगा कैसे? सिंपल, रोज अपने आप से सवाल पूछकर, आज मैंने जो किया क्या वो सही था? मेरी सोच ईमानदार थी या मैं लालच और डर का गुलाम बन गया? मेरी आदतें मुझे बेहतर बना रही हैं और कमजोर? ये एक तरह का मेंटल और स्पिरिचुअल ऑडिट है। सोचिए, हम अपनी कार की सर्विसिंग कराते हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं, लेकिन अपनी आत्मा का चेकअप कितनी बार किया है आपने? सच का आईना देखना आसान नहीं होता, लेकिन मान लीजिए आप ये आत्मचिंतन करना शुरू करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा?
आपको अपनी गलतियां दिखेंगी, अपने डर दिखेंगे, अपने कमजोरियां सामने आएंगी और ये अनुभव वैसा होगा जैसे बिना मेकअप के आईने में खुद को देखना, कच्चा सच्चा और कभी कभी असहज करने वाला। शायद यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस प्रोसेस से बचते हैं, क्योंकि सच से भागना आसान है। लेकिन सुकरात कहते हैं अगर आप बीमारी को पहचानेंगे ही नहीं तो इलाज कैसे करेंगे? परखने की शुरुआत कहां से करें? इसका जवाब बड़ा सरल है, छोटे छोटे सवालों से। आप जो भी काम कर रहे हैं खुद से पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूं? जो भी बिलीफ सबके पास हैं जांचिए, क्या ये सचमुच मेरे हैं या मैंने बस दूसरों से ले लिए हैं? अपने रिलेशनशिप्स और हैबिट्स को परखिए, क्या ये मुझे बेहतर इंसान बना रहे हैं या और कमजोर? और सबसे अहम, रुककर सोचिए, मेरे लाइफ वैल्यूज क्या हैं? क्या मेरे लिए सच्चाई सबसे जरूरी है या पैसा या प्यार या न्याय? अगर आपने कभी इस सवाल का जवाब दिया है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। हो सकता है आपकी सोच किसी और को भी अपनी जिंदगी परखने की प्रेरणा दे। सुकरात का पैमाना, वर्च्यू इज नॉलेज। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, जब आप अपनी जिंदगी परखेंगे तो सही गलत का पैमाना कहाँ से लाएंगे? आखिर कौन तय करेगा कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है? सुकरात का जवाब था वर्च्यू इज नॉलेज, यानी सद्गुण ही ज्ञान है। उनके लिए अच्छा और बुरा तय करने का पैमाना सिर्फ यही था, क्या आप सही ज्ञान के साथ जी रहे हैं? लेकिन इस विचार ने उस दौर में तूफान मचा दिया। कई लोगों ने कहा यह तो प्रैक्टिकल नहीं है, असल जिंदगी में ऐसा कैसे चलेगा? तो क्या सचमुच वर्च्यू इज नॉलेज काम करता है या ये बस एक आदर्शवादी सोच है? यही गुत्थी हम अगले अध्याय में खोलेंगे। अध्याय 5, गुण और ज्ञान। क्या कोई जागरूक होकर बुराई चुन सकता है? दोस्तों, जरा सोचिए, क्या कोई इंसान कभी जानबूझकर बुरा काम करता है? क्या कोई दिल से चाहता है कि उसकी जिंदगी दुखों से भर जाए? पहली नजर में जवाब होगा हाँ, लोग तो रोज रोज चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। लेकिन सुकरात कहते हैं नो, कोई भी इंसान जानबूझकर गलत नहीं करता। सुनकर हैरानी हुई ना? सुकरात का सबसे विवादास्पद और सबसे गलत समझा जाने वाला विचार यही था, वर्च्यू इज नॉलेज और वाइस इज इग्नोरेंस, यानी सद्गुण ही सच्चा ज्ञान है और बुराई सिर्फ अज्ञानता है। अब यह विचार इतना सिंपल भी नहीं है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि जब सुकरात नॉलेज की बात करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं होता। ये कोई फैक्ट्स रट लेना, किताबें पढ़ लेना या पैकेट पर लिखी वार्निंग देख लेना नहीं है। उनके लिए नॉलेज मतलब एक गहरी समझ, एक बोध जो इंसान के पूरे बीइंग को बदल दे। जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। एक स्मोकर को इंफॉर्मेशन है कि सिगरेट पीना हेल्थ के लिए हानिकारक है। पैकेट पर भी साफ लिखा होता है स्मोकिंग किल्स। लेकिन क्या उसे सच में नॉलेज है? सुकरात कहते नो, क्योंकि अगर उसे ये ज्ञान अपनी आत्मा की गहराई तक महसूस हो जाए, अगर वो सच में समझ जाए कि हर कश उसकी फैमिली की खुशियां छीन रहा है, उसके शरीर को अंदर से जला रहा है, उसकी उम्र को छोटा कर रहा है, तो क्या वो फिर सिगरेट हाथ में उठा पाएगा? कभी नहीं। सच्चा ज्ञान इंसान को रोक देता है, क्योंकि वो उसकी इच्छाओं से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अब सोचिए, जब कोई चोरी करता है तो वो उसी पल चोरी से मिलने वाले पैसे को गुड समझ रहा होता है, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा कि इसके बदले में वो क्या खो रहा है, अपनी ईमानदारी, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी मेंटल पीस और पकड़े जाने पर अपनी फ्रीडम। यानी उसने अपने लिए एक बहुत बुरा सौदा किया, क्योंकि वो इग्नोरेंट था, उसे अल्टीमेट गुड का ज्ञान ही नहीं था। और यहीं से सुकरात का रैडिकल विचार आता है कि अगर बुराई इग्नोरेंस है तो अपराधियों को सजा नहीं, एजुकेशन चाहिए। हमें नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें हील करना चाहिए। प्रिजन का मकसद पनिशमेंट नहीं, बल्कि करेक्शन होना चाहिए। क्रिमिनल कोई शैतान नहीं, बल्कि एक बीमार आत्मा है जिसे सिर्फ रोशनी चाहिए। सोचिए कितना ह्यूमेन और रेवोल्यूशनरी विचार था ये उस समय जब जैसे को तैसा का कानून चलता था। लेकिन हर विचार के विरोधी भी होते हैं। अरस्तु ने चैलेंज किया। उन्होंने एक्रेशिया का कॉन्सेप्ट दिया, यानी वीकनेस ऑफ विल। उन्होंने कहा कभी कभी हमें सही और गलत पता होता है, लेकिन हमारी डिजायर्स इतनी ओवर पावर कर देती हैं कि हम खुद को रोक नहीं पाते। जैसे कोई डाइट पर है, उसे मालूम है केक खाना गलत है, पर टेम्पटेशन उसे हरा देता है। तो सवाल यह है कि क्या बुराई इग्नोरेंस है या फिर यह हमारी वीक विल पावर की हार है?
ये डिबेट आज तक जिंदा है। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई इंसान पूरी तरह अवेयर होकर, सच में गहराई से समझकर भी गलत रास्ता चुन सकता है? सुकरात तो कहते थे नो वे। अगर ज्ञान पूर्ण है तो इंसान कभी गलत करेगा ही नहीं, नॉलेज उसका मार्गदर्शक बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। जब आप लोगों से बार बार कहेंगे कि तुम अज्ञानी हो तो क्या होगा? लोग आपको प्यार करेंगे? नहीं। यही हुआ सुकरात के साथ। वो लगातार लोगों की सोच को चैलेंज करते रहे, लोगों को आईना दिखाते रहे और धीरे धीरे एथेंस की सत्ता को वो खटकने लगे। उनके लिए सुकरात सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं, बल्कि एक गैडफ्लाई बन गए थे। अब ये गैडफ्लाई क्या है और इस छोटे से कीड़े ने कैसे पूरे एथेंस के आलसी और आराम तलब समाज को हिला दिया, ये कहानी है अगले अध्याय की। अध्याय 6, एथेंस का गैडफ्लाई, वो आवाज जो सत्ता को चुभने लगी। कल्पना कीजिए एक विशाल और ताकतवर घोड़ा, पर वो घोड़ा सुस्त है, आलसी है, अपनी ही भारी देह में डूबा हुआ है। अब सोचिए एक छोटी सी गैडफ्लाई, एक तुनुक मिजाज मक्खी, उसके कानों और गर्दन पर लगातार डंक मार रही है। घोड़ा परेशान होता है, तिलमिलाता है, भागने को मजबूर हो जाता है। यही तो तस्वीर थी जो सुकरात ने अपने मुकदमे के दौरान खींची थी। उन्होंने कहा था, एथेंस उस आलसी घोड़े जैसा है और मैं वो गैडफ्लाई हूं जिसे देवताओं ने भेजा है ताकि ये घोड़ा जागता रहे, सुस्त ना हो। ये सिर्फ एक उपमा नहीं थी, ये सुकरात की पूरी जिंदगी और उनके अंत का आईना थी। उनका काम था सवाल पूछना, ऐसे सवाल जो लोगों की नींद उड़ाएं, उनके आराम को चुनौती दें। कोई पूछे न्याय क्या है, तो वो संतुष्ट नहीं होते किसी आसान जवाब से। वो जवाब को पलटते, उधेड़ते, काटते, जब तक कि सामने वाला खुद अपने ही विश्वास पर शक न करने लगे। लेकिन जरा सोचिए, जब सुकरात किसी मशहूर नेता से पूछते कि क्या आप सचमुच जानते हैं कि सच्चाई क्या है, और वो नेता सामने खड़े युवाओं के बीच चुप्पी साध लेता, तो उसकी इज्जत कहाँ जाती? वो भीतर से जल उठता और ये जलन धीरे धीरे सुकरात के खिलाफ नफरत में बदल जाती। यही कारण था कि सुकरात में अनजाने में अपने लिए कई शक्तिशाली दुश्मन बना लिए, राजनेता, कवि और खासकर वो सोफिस्ट्स जिनका पूरा धंधा ही ज्ञान बेचने पर टिका था। सुकरात का मकसद दुश्मनी पालना नहीं था, वो खुद को डॉक्टर ऑफ द सोल मानते थे। जैसे डॉक्टर कड़वी दवा देता है ताकि मरीज ठीक हो सके, वैसे ही सुकरात सवालों के डंक मारकर एथेंस को बौद्धिक और नैतिक सुस्ती से बचाना चाहते थे। लेकिन यहां दिक्कत यह थी कि मरीज दवा निगलना ही नहीं चाहता था। एथेंस के लोग आराम से जीना चाहते थे और सुकरात उन्हें बार बार जगाकर बेचैन कर देते थे। स्थिति और भी खतरनाक तब हुई जब शहर पहले से ही संकटों से जूझ रहा था। पेलोपोनेशियन वॉर की हार, 30 टायरेंट्स का क्रूर शासन और लोकतंत्र की डगमगाती नींव ने एथेंस को असुरक्षित बना दिया था। अब कोई भी सवाल, चाहे वो कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, राज्य विरोधी या देवताओं के अपमान जैसा दिखने लगा। सुकरात की आदत कि वो हर चीज पर सवाल उठाते हैं, युवाओं को रिबेलियस बना सकती है, ऐसा डर आम हो गया। और फिर सुकरात के कुछ शिष्य जैसे एल्सिबियाडेस और क्रिटियास, जिन्होंने आगे चलकर एथेंस में खलबली मचा दी, उनके आलोचकों को एक आसान हथियार दे दिया। लोग कहने लगे, देखो यही वो सुकरात के सिखाए हुए लोग हैं जो शहर को बर्बाद कर रहे हैं। भले ही सुकरात ने सीधे तौर पर उन्हें ऐसा बनने को ना कहा हो, लेकिन दोष तो उन्हीं पर आया। यहीं से एक दिलचस्प विडंबना जन्म लेती है। सुकरात खुद को एथेंस का सबसे बड़ा हितैषी मानते थे, जबकि एथेंस उन्हें बीमारी समझने लगा। वो खुद को एक कॉन्शियंस कीपर मानते थे, लेकिन सत्ता और समाज के लिए वो एक ट्रबल मेकर बन गए थे। ये नजरों का फर्क था, इरादों का नहीं। और जैसे आलसी घोड़ा आखिरकार उस गैडफ्लाई को मार देता है, वैसे ही एथेंस ने भी सुकरात को चुप कराने की तैयारी शुरू कर दी। एक मुकदमा, एक कानूनी जाल और धीरे धीरे एथेंस का सबसे असहज करने वाला सवाल पूछने वाला अब इतिहास का सबसे चर्चित कैदी बनने जा रहा था। लेकिन यहाँ कहानी एक मोड़ लेती है। अगर सुकरात का अंत वहीं हो जाता तो शायद वो सिर्फ एक नाम बनकर रह जाते। असली कहानी तो उनके शिष्यों ने लिखी, वो लोग जिन्होंने उन्हें सुना, समझा और उनकी बातों को अमर बना दिया। अब सवाल ये है कि कौन थे ये शिष्य? क्या उन्होंने सचमुच सुकरात को वैसा ही दिखाया जैसे वो थे, या अपनी अपनी सोच और एजेंडा के हिसाब से? ये जानने के लिए चलिए अगले अध्याय में, जहां हम मिलेंगे उन शिष्यों से जिनकी वजह से आज हम सुकरात को जानते हैं।
अध्याय 7 गुरु ऐसा जिसके शिष्य ने उसे अमर बना दिया। कल्पना कीजिए अगर सुकरात ने खुद कुछ भी ना कहा होता और ना ही कुछ लिखा होता, तो क्या आज हम उनका नाम जानते? शायद नहीं। उनके विचारों का समंदर हमारे सामने खुला सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके दो शिष्यों ने उन्हें शब्दों में बांधा, ज़ेनोफोन और प्लेटो। यही दो लोग हैं जिनकी आंखों से हम सुकरात को देखते हैं। मगर मजेदार बात यह है कि दोनों की नजरों में सुकरात की तस्वीर बिल्कुल अलग है, जैसे एक ही इंसान की दो छवियां दो बिल्कुल अलग रंगों में। सबसे पहले आते हैं ज़ेनोफोन। वो एक हिस्टोरियन और सोल्जर थे, यानी कि प्रैक्टिकल जिंदगी से जुड़े हुए इंसान। उनका सुकरात किसी रहस्यमयी दार्शनिक की तरह नहीं, बल्कि एक ग्राउंडेड टीचर की तरह है। उनकी किताबें मेमोरेबिलिया और अपॉलजी में सुकरात एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखते हैं जो युवाओं को अच्छे संस्कार देता है, डिसिप्लिन सिखाता है, माता पिता का सम्मान करना बताता है। बिल्कुल वैसे जैसे आज के समय में कोई प्रैक्टिकल मेंटोर कहे, ईमानदारी से जियो, सही काम करो और समाज का अच्छा नागरिक बनो। ज़ेनोफोन का सुकरात सीधा, सरल और ज्यादा अप्रोचेबल लगता है। वो चाहते थे कि दुनिया सुकरात को डेंजरस रेवोल्यूशनरी ना माने, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल और लॉ अबाइडिंग सिटीजन समझे। लेकिन फिर आते हैं प्लेटो, और यहां कहानी में 180 डिग्री का मोड़ आ जाता है। प्लेटो सिर्फ शिष्य नहीं थे, वो खुद एक फिलोसॉफिकल जीनियस थे। उनके लिए सुकरात सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन थे। जब सुकरात को मौत की सजा मिली, वो घटना प्लेटो की आत्मा पर ऐसे दर्ज हो गई जैसे किसी पत्थर पर छेनी से लिखा गया शब्द। प्लेटो ने डायलॉग्स लिखे, ऐसे संवाद जिनमें हर बार सुकरात ही हीरो बने। लेकिन ये सुकरात ज़ेनोफोन वाले सुकरात से बिल्कुल अलग थे। प्लेटो के सुकरात सिर्फ मॉरल लेसन्स देने वाले नहीं थे, बल्कि ऐसे थिंकर थे जो आत्मा की इमॉर्टैलिटी, जस्टिस के अल्टीमेट फॉर्म और मेटाफिजिक्स की गहराइयों पर सवाल उठाते थे। प्लेटो ने उन्हें एक ऑर्डिनरी टीचर से उठाकर इंटेलेक्चुअल जायंट बना दिया। अब असली सवाल उठता है, रियल सुकरात कौन थे? वो सिंपल मॉरल गाइड जैसा ज़ेनोफोन कहते हैं, या फिर वो महान फिलोसोफर जैसा प्लेटो दिखाते हैं? स्कॉलर्स का मानना है कि सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। प्लेटो के शुरुआती डायलॉग्स जैसे अपॉलजी, क्रीटो, यूथिस्त्रो में सुकरात हम्बल दिखते हैं। ऐसा इंसान जो कहता है कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। वहीं बाद के डायलॉग्स जैसे द रिपब्लिक और फेडो में सुकरात गहरी थियरीज और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करते हैं। स्कॉलर्स कहते हैं यहां प्लेटो ने अपने आइडियाज अपने गुरु के मुंह से कहलवा दिए। तो क्या प्लेटो ने हमें सुकरात की ओरिजिनल पिक्चर से भटका दिया? शायद नहीं। प्लेटो ने धोखा नहीं दिया, उन्होंने एक सीड को ट्री बना दिया। सुकरात ने सवालों के बीज बोए थे, प्लेटो ने उन्हें फिलॉसफी का जंगल बना दिया। अगर प्लेटो ना होते तो शायद सुकरात के नाम सिर्फ फुटनोट बनकर रह जाता। प्लेटो ने उन्हें इमॉर्टैलिटी दी, वो इमॉर्टैलिटी जो आज 2500 साल बाद भी जिंदा है। और यही इस कहानी का सबसे रोमांचक पहलू है। एक गुरु की विरासत को उसके शिष्य ने इतना बड़ा बना दिया कि आज गुरु और शिष्य दोनों ही फिलॉसफी की दुनिया के स्तंभ हैं। प्लेटो के भीतर वो आग कहां से आई? इसका जवाब छिपा है उस ट्रेजेडी में, उस इनजस्टिस में जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी, सुकरात का ट्रायल। अब कहानी ने सबसे नाटकीय मोड़ ले लिया है। इमेजिन कीजिए एथेंस का एक विशाल कोर्ट रूम, लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ। हवा में सन्नाटा है, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे बेचैनी की एक अजीब गूंज है। सामने बैठी है 501 नागरिकों की ज्यूरी। यही लोग जज भी हैं और फैसला सुनाने वाले भी। और कटघरे में खड़ा है एक 70 साल का बूढ़ा आदमी, नंगे पैर, साधारण वस्त्रों में, चेहरे पर अद्भुत शांति। वही आदमी जिसे दुनिया आज सुकरात के नाम से जानती है। ये मुकदमा किसी एक इंसान का मुकदमा नहीं था, बल्कि ये मुकदमा था सवाल पूछने की आजादी का, सच कहने की हिम्मत का और सत्ता से टकराने वाले विवेक का। ये वो क्षण था जब दर्शन यानी फिलॉसफी और सत्ता यानी पावर आमने सामने खड़े थे। आरोप। सुकरात पर 2 गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिन्हें एक युवक मेलिटस ने दायर किया था। असेबिया यानी इम्पाइटी या अधर्म। कहा गया कि सुकरात शहर के देवताओं को नहीं मानते और अपने नए नए देवता गढ़ रहे हैं। प्राचीन ग्रीस में यह सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि राजनीतिक अपराध भी था। देवताओं का अपमान पूरे शहर पर दुर्भाग्य ला सकता था, ऐसा लोगों का विश्वास था।
युवाओं को करप्ट करना। आरोप था कि वो नौजवानों को परंपराओं और सत्ता के खिलाफ भड़काते हैं, अपनी बातों और सवालों से उन्हें माता पिता और समाज के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। ये दोनों आरोप सुकरात के जीवन कार्य पर सीधा हमला थे। सुकरात की सफाई, दी अपॉलॉजी। जब अपनी बारी आई तो सुकरात ने वो नहीं किया जो एक आम आदमी करता। उन्होंने जूरी से दया की भीख नहीं मांगी, अपने परिवार को सामने नहीं लाए और न ही कानूनी चालों से आरोपों को झूठा साबित करने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने वही किया जो उनके जीवन का मिशन था। उन्होंने सच बोला, उन्होंने दर्शन की बात की। उनकी ये सफाई आज प्लेटो की किताब दी अपॉलॉजी में दर्ज है। याद रखिए, अपॉलॉजी का मतलब माफी नहीं बल्कि डिफेंस स्पीच, यानी अपना पक्ष रखना होता है। और सुकरात का यह पक्ष एक चुनौती की तरह था। उन्होंने कहा वे देवताओं का अपमान नहीं करते, बल्कि तो डेल्फाई के ऑरेकल की भविष्यवाणी को निभा रहे हैं। ऑरेकल ने कहा था कि सुकरात से अधिक बुद्धिमान कोई नहीं। इस भविष्यवाणी को परखने के लिए ही सुकरात ने लोगों से सवाल पूछने शुरू किए और नतीजा ये निकला कि जो लोग खुद को सबसे बुद्धिमान मानते थे वो दरअसल सबसे अज्ञानी थे। मैं इसलिए बुद्धिमान हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। उन्होंने साफ कहा, वो युवाओं को करप्ट नहीं कर रहे बल्कि उन्हें सेल्फ एग्जामिनेशन सिखा रहे हैं। और यही उन्होंने अपनी अमर पंक्ति कही, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। उन्होंने जूरी से कहा, मैं एथेंस के लिए एक गैडफ्लाई हूं जिसे देवताओं ने भेजा है। मैं शहर को जगाता हूं, सवाल पूछता हूं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो खुद को नुकसान करोगे। तुम्हें मेरे जैसा दूसरा गैडफ्लाई नहीं मिलेगा। फैसला और विडंबना। सोचिए, मौत के सामने खड़े होकर कोई इतनी निर्भीकता से बोल रहा था। वो जूरी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें सिखा रहे थे। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। 501 नागरिकों की जूरी को उनका रवैया अहंकार भरा लगा। उन्हें लगा कि ये बूढ़ा आदमी कानून और परंपरा का मजाक उड़ा रहा है। वोटिंग हुई और मामूली अंतर से सोक्रेटिस को गुनहगार ठहरा दिया गया। अब नियम के मुताबिक अभियोक्ता और दोषी दोनों अपनी अपनी सजा का प्रस्ताव रखते थे। अभियोक्ताओं ने मांगा डेथ पेनल्टी। सोक्रेटिस के पास मौका था, वो देश निकाला या जुर्माना चुनकर बच सकते थे, लेकिन वो सोक्रेटिस ही क्या जो समझौता कर ले। उन्होंने कहा, मुझे सजा नहीं, इनाम मिलना चाहिए। मैंने शहर को जगाने का काम किया है। मुझे प्राइटेनियम में मुफ्त भोजन मिलना चाहिए, वही सम्मान जो ओलंपिक विजेताओं को दिया जाता है। जूरी सन्न रह गई। ये सीधे सीधे उनका अपमान था। और अब गुस्से में आकर उन्होंने पहले से भी ज्यादा बड़े बहुमत से मौत की सजा सुना दी। एक दार्शनिक की हार और जीत। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी वर्च्यू, नॉलेज और ट्रूथ की बात की, उसे उसके अपने शहर ने जहर का प्याला पीने का आदेश दिया। लेकिन विडंबना यह है कि एथेंस ने सोक्रेटिस का शरीर तो मिटा दिया, लेकिन उनकी सोच को अमर कर दिया। सोक्रेटिस हार कर भी जीत गए। उनका मुकदमा सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं था, वह पश्चिमी सभ्यता की आत्मा में दर्ज हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सजा सुनाए जाने और जहर का प्याला पीने के बीच लगभग 1 महीने का वक्त था। उस 1 महीने में क्या हुआ? क्या उनके मित्रों ने उन्हें भागने का रास्ता नहीं सुझाया? क्या उन्होंने मौत के इतने करीब आकर अपने विचार बदले? इन सवालों का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय 9, मृत्यु के भय से परे सिद्धांतों का दृढ़ संकल्प। फैसला सुनाया जा चुका था। सुकरात या सोक्रेटिस, एथेंस का वो गैडफ्लाई जिसने पूरे शहर की आत्मा को जगाने की हिम्मत की थी, अब एक अपराधी घोषित कर दिए गए थे। अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। ये मौत तलवार से नहीं, आग से नहीं, बल्कि एक कप जहर से आने वाली थी, हेमलॉक के जहर से। धीरे धीरे नसों को सुन कर देने वाली मौत। लेकिन अजीब बात यह थी कि फैसला आने और उसे लागू होने में 1 महीने का अंतर था। वजह, एथेंस को पवित्र जहाज डिलोस द्वीप की ओर गया हुआ था। जब तक वो जहाज लौट ना आता, तब तक शहर में किसी को भी फांसी नहीं दी जा सकती थी। और यही 1 महीना सुकरात की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय बन गया। यह समय सिर्फ उनकी बातों का नहीं, बल्कि उनके कर्मों का इम्तिहान था। एक सुबह सूरज उगने से पहले उनका सबसे पुराना और अमीर दोस्त क्रीटो चुपके से जेल की कोठरी में पहुंचा। उसने सब इंतजाम कर लिया था। पहरेदारों को रिश्वत दी जा चुकी थी, भागने के लिए जहाज तैयार था,
बस सुकरात को हां कहने की देर थी। क्रीटो ने गिड़गिड़ा कर कहा, सुकरात, अगर तुम मर गए तो मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दूंगा। लोग कहेंगे कि मैं कंजूस हूं, जिसने पैसे खर्च करके भी अपने दोस्त को नहीं बचाया। तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा? और सबसे बड़ी बात, अगर तुम मरते हो तो तुम्हारे दुश्मन जीत जाएंगे। सोचो, कोई भी आम इंसान इस मौके पर क्या करता? शायद एक पल भी ना गंवाता और आजादी की ओर निकल पड़ता। लेकिन सोक्रेटिस, वो अलग थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेरे प्यारे क्रीटो, तुम्हारी चिंता सच्ची है, लेकिन हमें भावनाओं से नहीं, रीजन से सोचना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे या मेरे बच्चे का क्या होगा। असली सवाल यह है कि सही क्या है। फिर उन्होंने कल्पना रखी। सोचो क्रीटो, अगर कानून खुद हमारे सामने खड़े होकर पूछें कि सुकरात, क्या तुम हमें तोड़ना चाहते हो? क्या तुम उन्हीं कानूनों को नष्ट करना चाहते हो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, शिक्षा दी, विवाह करने का अधिकार दिया? क्या तुम्हें हक है कि जब मन हो तो कानून मान लो और जब मन ना हो तो तोड़ दो? अगर हर नागरिक ऐसा करने लगे तो पूरा राज्य ही ढह जाएगा। तो बताओ क्रीटो, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? यह सवाल सिर्फ क्रीटो के लिए नहीं था, यह हर इंसान के लिए था। सुकरात ने साफ कहा, अन्याय का जवाब अन्याय से नहीं दिया जा सकता। अगर अदालत ने मेरे साथ अन्याय किया है और मैं भागकर कानून तोड़ दूं, तो मैं भी अन्याय करूंगा, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने जिंदगी भर सिद्धांतों पर जिया है, अब मौत के सामने उन्हें छोड़ नहीं सकता। फिर वो दिन आया, सुकरात के मित्र उनके चारों ओर रो रहे थे, मानो कोई अपना सब कुछ खो रहा हो। लेकिन सुकरात, उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, मानो वो मौत का नहीं किसी उत्सव का इंतजार कर रहे हों। उन्होंने अपने दोस्तों से आत्मा की अमरता पर बात की, कहा कि डेथ इज नॉट द एंड, बल्कि आत्मा की मुक्ति है। जब जेल का पहरेदार हेमलॉक का प्याला लेकर आया तो उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, सुकरात, तुम सबसे नेक और शांत कैदी रहे हो, तुम्हारे लिए यह करना मेरे लिए सबसे कठिन है। लेकिन सुकरात ने बिना हिचकिचाए प्याला लिया और एक ही घूंट में पी गए। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि गहरी शांति थी। धीरे धीरे जहर पैरों से ऊपर चढ़ने लगा, उनका शरीर ठंडा और सुन्न होने लगा, और तभी उन्होंने अपने अंतिम शब्द कहे, क्रीटो, हम अस्क्लेपियस का एक मुर्गा देय हैं, उसे देना मत भूलना। यह साधारण सा वाक्य बेहद गहरा था। अस्क्लेपियस चिकित्सा के देवता थे और लोग ठीक होने पर उन्हें मुर्गा अर्पित करते थे। शायद सुकरात कहना चाहते थे कि मौत ने उनके शरीर की बीमारी का इलाज कर दिया है, अब वो मुक्त हैं। और फिर वो शांत हो गए। एक इंसान मर गया, लेकिन एक विचार अमर हो गया। सुकरात की मौत उनकी जिंदगी से भी ज्यादा असरदार साबित हुई। वो सिर्फ एथेंस के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए इटर्नल सिंबल ऑफ इंटेग्रिटी बन गए। आज 2500 साल बाद भी हम सुकरात को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया, सिद्धांतों पर डटे रहना, कभी हार न मानना और अन्याय का जवाब कभी अन्याय से नहीं देना। और यही वजह है कि उनकी मौत सिर्फ अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उनकी विरासत क्या है और आज के समय में हम उनसे क्या सीख सकते हैं, ये जानेंगे इस ऑडियो बुक के अंतिम अध्याय में। अध्याय 10, सुकरात की विरासत। वो इंसान जिसने जहर का प्याला पी लिया, लेकिन आज भी मरा नहीं है। हाँ, वही सोक्रेटिस। लगभग 2500 साल पहले एथेंस की गलियों में रहने वाला यह साधारण सा दिखने वाला दार्शनिक आज भी हमारी सोच, हमारी शिक्षा और हमारी सभ्यता में सांस ले रहा है। संगमरमर के मंदिर अब खंडहर बन चुके हैं, लेकिन सुकरात की आवाज आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। और सच कहें तो आज के इस शोर शराबे और इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले दौर में सोक्रेटिस पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। उनकी विरासत सिर्फ फिलॉसफी की किताबों तक सीमित नहीं रही, वो हमारे सवाल पूछने के तरीके में, हमारे साइंस के प्रयोगों में, हमारी एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ तक कि हमारे जस्टिस सिस्टम में भी मौजूद है। सोक्रेटिस हमें सिर्फ विचार नहीं देते, वो हमें एक नया तरीका जीने का देते हैं। आलोचनात्मक सोच की ताकत। सुकरात की सबसे बड़ी देन है क्रिटिकल थिंकिंग। उनसे पहले लोग गुरुओं की बातों को बिना सवाल किए मान लेते थे, लेकिन सोक्रेटिस ने इस परंपरा को तोड़ा। उन्होंने कहा, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि कोई महान आदमी कह रहा है या वो सदियों से चली आ रही है, उसे तर्क की कसौटी पर कसो। आज जब किसी बच्चे को स्कूल में सिखाया जाता है डोंट जस्ट एक्सेप्ट, आस्क व्हाई, तो असल में वो सोक्रेटिक मेथड ही है, और यही सोच साइंस की नींव बनी। सोचिए,
आज सोशल मीडिया के इस दौर में जहां फेक न्यूज़ और हाफ ट्रूथ्स हर जगह भरे पड़े हैं, सोक्रेटिस का ये हथियार हमारे लिए सबसे बड़ा शील्ड है। अगली बार जब आप किसी वायरल वीडियो या सेंसेशनल पोस्ट को देखें तो बस सोक्रेटिस वाला सवाल पूछें, क्या ये सच है? इसका दूसरा पहलू क्या है? इसका स्रोत कहाँ से आया है? यही सवाल आपको भ्रम और झूठ से बचाते हैं। आत्मज्ञान और नैतिकता का संगम। सोक्रेटिस ने हमें यह भी सिखाया कि असली सफलता बाहर नहीं, अंदर छिपी है। पैसा, शोहरत और बाहरी चमक दमक से कहीं ज्यादा जरूरी है खुद को जानना, नो दाई सेल्फ। यही उनका दर्शन था। उन्होंने नैतिकता को धर्म के कर्म कांडों से अलग करके व्यक्तिगत विवेक और तर्क से जोड़ा। उनका मानना था कि अच्छा इंसान बनने के लिए किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकना जरूरी है। आज हमारी एंग्जाइटी, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ की समस्याओं की जड़ में भी यही बात है। हम अपनी इनर वॉइस को अनदेखा करके बाहरी शोर में खो जाते हैं। सोक्रेटिस हमें रोकते हैं और कहते हैं कि एक पल ठहरो, खुद से जुड़ो, अपनी आत्मा की देखभाल करो, सिद्धांतों पर अडिग रहना। लेकिन सुकरात की सबसे गहरी विरासत है उनकी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी और प्रिंसिपल्स पर अडिग रहना। वो चाहे तो अपनी जान बचा सकते थे, देश छोड़ सकते थे, झूठी माफी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनके लिए सच से समझौता करना मौत से भी बड़ा अपराध था, और इसलिए उन्होंने जहर का प्याला पिया, लेकिन अपनी इंटेग्रिटी नहीं छोड़ी। यही उनकी महानता है। उनकी ये सीख सिर्फ किताबों में नहीं रह गई। गांधी हों या मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जब भी किसी ने इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होकर सिविल डिसोबीडियंस की राह चुनी, तो उसमें सोक्रेटिस की आत्मा मौजूद थी। वो हमें सिखाते हैं कि सच बोलना आसान नहीं है, कभी कभी इसकी कीमत जान देकर भी चुकानी पड़ती है, लेकिन आखिर में वही रास्ता सम्मानजनक है। सोक्रेटिस एक विचार, एक मशाल। सोक्रेटिस ने हमें कोई रेडीमेड आंसर्स नहीं दिए, उन्होंने हमें सही क्वेश्चंस देना सिखाया। वो हमें मंजिल नहीं दिखाते, लेकिन रास्ते पर चलना सिखाते हैं। यही वजह है कि वो इंसान से बढ़कर आज एक विचार बन गए हैं। जब कोई जर्नलिस्ट सत्ता से कठिन सवाल पूछता है, जब कोई साइंटिस्ट किसी पुरानी थियरी को चैलेंज करता है, जब कोई दोस्त आपसे पूछता है क्या तू सच में खुश है, और जब आप रात को सोने से पहले अपने दिन को परखते हैं, उस हर पल में सुकरात जिंदा है। अपने भीतर के सोक्रेटिस को कैसे जगाएं? अब सवाल ये उठता है कि हम आज की तेज रफ्तार जिंदगी में सोक्रेटिस को कैसे जगा सकते हैं? जवाब जटिल नहीं है, बल्कि बेहद सिंपल प्रिंसिपल्स में छिपा है। सवाल पूछें, दूसरों से भी, लेकिन सबसे ज्यादा खुद से। मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्या इसके बेहतर तरीके हैं? बौद्धिक विनम्रता अपनाएं। ये मानने की हिम्मत रखें कि आई डोंट नो। असली सीख यहीं से शुरू होती है। जिंदगी को परखें। रोज या हफ्ते में एक बार रुककर अपने दिन का हिसाब लें, एक डायरी लिखें, मेडिटेशन करें या बस चुपचाप सोचें। सिद्धांतों पर अडिग रहें। कभी भी ऐसी जिंदगी मत जिएं जो आपके वैल्यूज और प्रिंसिपल से समझौता करे। सोक्रेटिस हमें याद दिलाते हैं कि एक बिना परखी हुई जिंदगी जीने लायक नहीं है, और यही है उनकी असली विरासत, एक जलती हुई मशाल जो हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान और सच्चाई की रोशनी तक पहुंचाती है। सुकरात बनना आसान नहीं है दोस्त। इसके लिए सिर्फ किताबें पढ़ना या बड़े बड़े शब्द बोलना काफी नहीं है। इसके लिए चाहिए साहस, अनुशासन और लगातार खुद को परखने की हिम्मत। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको भीड़ में गुमनाम रहने से रोकती है और आपको एक जागरूक, जिम्मेदार और सच्चा इंसान बनाती है। सोचिए, जब आपकी जिंदगी सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय आपकी अपनी, गहरी और सार्थक बन जाए, तो वो कैसा अनुभव होगा? यही तो सुकरात हमें सिखाते हैं। इस पूरी ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। हमने सुकरात के जीवन से सीखा कि सवाल पूछना कमजोरी नहीं, बल्कि असली ताकत है। हमने जाना कि द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का परम सत्य है। हमने देखा कि सच के लिए खड़ा होना कितना मुश्किल है और उसकी कीमत कितनी भारी हो सकती है, लेकिन यही वो कीमत है जो एक इंसान को अमर बना देती है। अब सवाल आपसे, सुकरात की कौन सी बात ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ? कौन सा विचार आपकी सोच को झकझोर गया? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपके विचार ही इस चर्चा को और गहराई देंगे। अगर इस कहानी ने आपके अंदर भी सवाल जगाए हैं और आपको क्यूरियोसिटी की चिंगारी महसूस हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप ऐसी ही गहरी जीवन बदलने वाली ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, तो थिंक रूट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी अगली ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे।